नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज हिंदी में आपका टॉपिक है संज्ञा। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में आखिर में संज्ञा कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का मतलब ही है क्या? नाम है। या फिर हम और सरल भाषा में समझें तो जितनी भी हम अपने आसपास आंखों से जो वस्तुएं या जो कुछ भी देख सकते हैं, सब क्या है? संज्ञा है। यानी जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? संज्ञा है। तो किसी न किसी वस्तु का या व्यक्ति का नाम होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए संज्ञा कहते किसे हैं। तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर किसी भी चीज का जो नाम है उसे ही संज्ञा कहते हैं। या जो हम अपने आसपास या अपनी आंखों से जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सब क्या है? सब संज्ञा है। ठीक है, तो अब बात आती है संज्ञा के प्रकार। तो जो संज्ञा के जो प्रकार हैं उनको दो में बांटा गया है। एक तो आपका व्युत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है संज्ञा को, और दूसरा बांटा गया है आपका अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, व्युत्पत्ति के आधार पे और दूसरा बांटा गया है अर्थ के आधार पे। व्युत्पत्ति के आधार पे एग्जाम में सिर्फ आपसे पूछेगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्योंकि जो व्युत्पत्ति के आधार पे जो संज्ञा है वही आपके जो शब्द और भेद, जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो वहां भी आपका ये जरूर मिलेगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती है आपकी, वो तीन प्रकार की होती है। कितनी होती है? तीन। कौन कौन सी होती है? रूढ़, यौगिक और योग। अब इन्हें हम जाने आखिर रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं, यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं और योग रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं। तो वह संज्ञा जिसके सार्थक खंड न किए जा सके उसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ संज्ञा कहते हैं। आपने जैसे एक शब्द सुना होगा, कई बार बहुत लोगों के से भी सुना होगा, रूढ़ी टाइप। यानी कहते हैं वो लड़का बहुत रूढ़ है, यानी किसी से कोई मतलब नहीं रखता है। ठीक है, कह देते हैं ना। तो रूढ़ का मतलब होता है जो जिसका किसी दूसरे से संबंध ना हो, या दो शब्दों से मिलकर ना बना हो, या जिसका कोई दो सार्थक शब्दों से मिलकर ना बना हो। जैसे आपका घर। अब घर जो शब्द है वो कैसा है? रूढ़ शब्द है। क्यों? क्योंकि इसके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। अगर हम घर के खंड करेंगे तो एक घा आएगा और दूसरा आएगा रा। अब ना तो घा का कोई अर्थ होता है, ना ही रा का कोई अर्थ होता है। तो रूढ़ शब्द आप संज्ञा समझ गए क्या होते हैं। रूढ़ संज्ञाएं वे होती है जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। अगर बाई चांस मान लो टुकड़े भी हो रहे हैं, तब भी ना तो इसका कोई अर्थ होगा, ना ही इसका कोई अर्थ होगा। मान लो एक का निकल भी आया तो दूसरे का नहीं होगा। ठीक है, घर। घर कैसा है? रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार मुंह कैसा है? रूढ़ शब्द है। यहीं पर आ जाए आपका घोड़ा, कैसा है? रूढ़ शब्द है। दिन रूढ़ शब्द है। तो इस तरीके से वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं क्या कहलाते हैं? आपके रूढ़ शब्द या फिर रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं। समझ गए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन है, रूढ़, यौगिक और योग। रूढ़ में क्या है? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। अब बात आती है यौगिक संज्ञाएं। अब यौगिक संज्ञा, यौगिक, योग, योग यानी जोड़ा, तो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे पाठशाला। अब जो पाठशाला है वो एक शब्द है पाठ, और दूसरा है आपका शाला। पाठ का मतलब होता है अध्ययन, और शाला का मतलब होता है जगह या स्थान, अध्ययन का स्थान। पाठशाला तो दो शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार आपका विद्यालय क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय जो शब्द है वो कैसी संज्ञा है?
तो विद्यालय शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो विद्यालय जो शब्द है वो कैसी संज्ञा है, तो ये कैसी है, यौगिक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक विद्या से और दूसरा आलय से। विद्या का मतलब होता है ज्ञान और आलय का मतलब क्या होता है, आश्रय, या कह सकते हैं घर, यानी विद्या का घर, आलय। विद्यालय, राजपुत्र। अब राजपुत्र जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, किन किन से, एक राजा से और दूसरा पुत्र से। इसी प्रकार आपका विज्ञान, ठीक है, आदि। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब ज्ञान। तो यौगिक शब्द आप समझ गए। यौगिक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और एक बात और, यौगिक शब्द के जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी जो रचना है वो तीन प्रकार से होती है। किन किन से, आपकी होती है उपसर्ग से, ठीक, प्रत्यय से और समास से। यौगिक जो शब्द हैं या यौगिक संज्ञाएं हैं उनकी जो रचना है वो तीन प्रकार से कर सकते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग से जैसे विज्ञान में वी आपका क्या है, उपसर्ग है। यानी मैंने कल जैसे विज्ञान लिखा है, विज्ञान में वी क्या है आपका, उपसर्ग है, ठीक है। प्रत्यय से भी वो सामाजिक, अब एक अंत में लगा है तो प्रत्यय से। समास जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें समास है, कौन सा है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं या यौगिक संज्ञाएं किसे कहते हैं। तो यौगिक संज्ञा किसे कहते हैं, वे संज्ञाएं जो दो शब्दों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम यौगिक संज्ञाएं कहते हैं। अब बात आती है योग रूढ़। अब योग रूढ़ संज्ञा क्या होती है, तो योग रूढ़ संज्ञा होती है वे संज्ञाएं जो दो शब्दों से मिलकर तो बनी होती हैं लेकिन उनका कोई विशेष अर्थ दे देती हैं। जैसे लंबोदर, ठीक है। अब लंबोदर, अब जो लंबोदर शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लंबा से और दूसरा उदर से। लंबोदर कहा किसके लिए जाता है, तो गणेश के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो दो शब्दों से मिलकर तो बना है लेकिन कोई तीसरा अर्थ दे रहा है। तीसरा अर्थ किसे दे रहा है, तो ये दे रहा है गणेश के लिए। इसी प्रकार आपका पीतांबर, अब ये किन किन से मिलकर बना है, तो ये बना है पीला से और अंबर से मिलकर बना है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, यहां पे आदि कर लो, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं, ठीक है। यानी बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे सब योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होते हैं। तो आप समझ गए व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा आपकी तीन प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होती है, वे संज्ञाएं जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं उन्हें हम रूढ़ संज्ञाएं कहते हैं। और यौगिक संज्ञा क्या होती है, तो वे संज्ञाएं जो दो संज्ञाओं या दो शब्दों से मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम यौगिक संज्ञाएं कहते हैं। और योग रूढ़ संज्ञाएं क्या होती हैं, वे संज्ञाएं जो दो शब्दों से मिलकर तो बनी होती हैं लेकिन कोई विशेष अर्थ देती हैं उन्हें हम योग रूढ़ संज्ञाएं कहते हैं, ठीक है। तो आप व्युत्पत्ति के आधार पर समझ गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा। तो अर्थ के आधार पे जो संज्ञा होती है वो आपकी पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, पांच। एग्जाम में जब भी आपसे कहा जाए कि अर्थ के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो पांच उत्तर देना है। आपसे पूछ ले कि बताइए संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब भी आपको उत्तर पांच ही देना है। लेकिन जब आपसे ये पूछे कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने प्रकार की होती है तब आपको जो उत्तर देना है वो तीन देना है, ठीक है। तो अर्थ के आधार पे जो संज्ञा होती है पांच प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ठीक है। एक एक करके इन सभी को हम देखते हैं।
तो सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराए। वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अगर इनके नाम का बोध कराती है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। आगरा एक शहर का नाम है। रामायण एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान अगर उनके नाम दे दिए जाएं तो उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब राम, मोहन, अब जैसे लड़का कह दिया जाए तो लड़का तो भाई लड़के में जितने भी मोहन, सोहन, रोहन या जिनके भी नाम दे दिए जाते हैं वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? अगर नाम दे दिया जाए तब आपका क्या है? तब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी अंतर बताएंगे हम आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या अंतर होता है। अगला है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, शहर, पुस्तक, गरीब, आदि, ठीक है। तो जैसे लड़का, अब लड़के में आपके सभी आ जाएंगे, रोहन भी आ जाएगा, राम भी आ जाएगा, जितेंद्र भी आ जाएगा, धर्मेंद्र भी आ जाएगा, इस तरीके से सभी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको कह दे रोहन तो आपको क्या करना है? तब वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर व्यक्ति का नाम दिया गया है। लेकिन आपसे लड़का कह दे तो, क्योंकि लड़के की जाति का बोध हो रहा है, लड़के आ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार नदी, नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जिसमें आपकी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सभी नदियां आ जाएंगी। लेकिन आपसे ये कह दे ब्रह्मपुत्र तो वहां पर जातिवाचक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नदी का अब नाम दे रहा है, नदी नहीं कह रहा है, नदी का नाम दे रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? नदी अगर बोल दे तो जातिवाचक है, लेकिन अगर बोल दे सिंधु या ब्रह्मपुत्र बोल दे तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। शहर, अब शहर क्या है? शहर में आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर ये सभी आ जाएंगे क्योंकि शहर की जाति है। लेकिन वहीं कहते दिल्ली तो दिल्ली जाति नहीं है, वहां पे शहर का नाम दे रहा है, नाम दे रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या है? वहां पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक में आपकी आ जाएगी कौन सी? जातिवाचक। गरीब जो शब्द है वो भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 है आपका समूहवाचक। अब समूह भी इकट्ठे, ठीक है। एक वस्तु को हम तो समूह नहीं बोल सकते हैं, इकट्ठे हो जब हो जाएंगे तब उसे क्या बोलेंगे? हम समूह कहेंगे। जैसे सेना, अब क्या एक व्यक्ति को सेना बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। टीम, क्या एक व्यक्ति को टीम बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। भीड़, क्या एक व्यक्ति को भीड़ बोल सकते हो? नहीं। जब तक समूह, बहुत से लोग नहीं होंगे तब तक उसे हम समूहवाचक संज्ञा नहीं बोलेंगे। तो लिख लो उदाहरण, जैसे भीड़, ढेर, परिवार, सेना आदि, ठीक है। अब परिवार भी क्या है? आपका समूहवाचक संज्ञा है। अब जैसे क्या एक व्यक्ति को परिवार बोल दिया जाएगा? नहीं बोला जाएगा। जब तक उसमें मम्मी, पापा, दादा, दादी ये नहीं होंगे
बच्चे नहीं होंगे तब तक वो परिवार नहीं कहलाएगा। एक व्यक्ति को परिवार नहीं बोल सकते हैं, ना ही हम भीड़ को बोल सकते हैं, ना ही हम ढेर जो है, ढेर कैसा है, समूहवाचक। एक वस्तु अगर रखी है तो क्या वो ढेर हो गई? नहीं हो गई। जब तक बहुत सी नहीं है वहां पर, तब तक वो क्या नहीं है, तब तक वो आपका समूहवाचक नहीं है। ठीक है, समझ गए आप? अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? वे संज्ञाएं या जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, उसे क्या कहेंगे हम? पदार्थवाचक या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं, लोहा। अब लोहा है, पदार्थ है, लोहे से फर्नीचर बन सकता है। लकड़ी, ये भी द्रव्यवाचक। या जितने भी तरल पदार्थ हैं, दूध है, पानी है, गैसीय पदार्थ भी हो जाएंगे आपका, ऑक्सीजन है आदि। ठीक है, धुआं भी हो जाएगा। ये आपके कैसे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके द्रव्यवाचक संज्ञाएं हो जाएंगे। ठीक, नंबर 5 आता है आपका भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? तो जिसमें किसी दशा, गुण, अगर इनका भाव का बोध होता है, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या अगर हम सरल भाषा में समझें तो जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी। क्या आपने ईमानदारी देखा है? नहीं। ऐसा कहा है वो देखो ईमानदारी आ रही है, ऐसा तो नहीं कहा। तो ईमानदारी जो शब्द है वो कैसा है? तो वो जो शब्द है वो क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है आपका। ईमानदारी। बुढ़ापा, बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा भी क्या है? बुढ़ापा भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। अब ये मत कहना मैंने बुढ़ापा देखा है सर, बूढ़े व्यक्ति को देखा है लेकिन बुढ़ापा नहीं देखा है। इसी प्रकार आपका सजावट आदि। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका सजावट जो है आदि जो हो जाएंगे आपके भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। तो अर्थ के आधार पे संज्ञा आपकी कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार पे संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो व्युत्पत्ति के आधार पे और अर्थ के आधार पे मैंने संज्ञा आज आपको इस वीडियो में करा दिया है। अब जो बचे हुए इसमें क्या है कि आपको जातिवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनसे आपको क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। या संज्ञा का जो पदान्वय है वो भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक जो है आपको पार्ट 1 इसे कहेंगे, आपको समझ में आया होगा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितनी होती है और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने होती है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।